नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को लिखा पत्र। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के साथ हुई मारपीट पर तेजस्वी का एक्शन। नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग। लालू यादव को नहीं मिली जमानत। सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए मांगा वक्त। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को। यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्टेशनों के लिए 30 और स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत। बिहार आने वाले की सुविधा के लिए लोकमान्य टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पुणे, सोलापुर से चलेंगी ट्रेनें। पटना में पिछले 24 घंटे में मिले 661 कोरोना मरीज। राजधानी के अस्पतालों में भर्ती 11 मरीजों की हुई मौत। पटना में अब तक 3,838 एक्टिव केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पटना में शुक्रवार को 661 कोरोना मरीज मिले हैं। राजधानी के अस्पताल में भर्ती 11 मरीजों की फिलहाल मौत हो गई है। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 58,017 हो गई है। इनमें 53,732 ठीक हो चुके हैं और अभी भी 3,838 एक्टिव केस है। सबसे ज्यादा मरीज कंकड़बाग थाना क्षेत्र में है। यहां मरीजों की संख्या 203 हो गई है। इसी तरह शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में 140, फुलवारी शरीफ में 110 और पाटलिपुत्र में 99 एक्टिव मरीज हैं। अनुमंडल क्षेत्र के हिसाब से पटना सदर में सबसे ज्यादा मरीज हैं। बीते दिन कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर समीक्षा की गई और इसके साथ ही बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव के अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी मौजूद रहे। तो लगातार कोरोना विस्फोट बिहार में देखा जा रहा है, तो इसी को लेकर लगातार जो सीएम है वो सतर्क नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में कल एक उच्च स्तरीय बैठक की गई जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा की गई और पटना में कोरोना के 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और लगातार कोरोना का विस्फोट देखा जा रहा है। लगातार सीएम बैठकें कर रहे हैं। इसी दौर में कल बैठक की गई जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहे और इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया। इसके साथ ही फैसला लिया गया कि शाम 7 बजे तक ही जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। इसी के साथ दुकानों में दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजेशन लगातार करता रहना होगा और इसके साथ ही कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो लगातार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 661 कोरोना के नए मरीज। तो पटना में शुक्रवार को 661 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। राजधानी के अस्पतालों में भर्ती 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 58,017 हो गई है। इनमें 53,732 मरीज फिलहाल ठीक हो चुके हैं और अभी 3,838 फिलहाल एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि सबसे ज्यादा मरीज कंकड़बाग थाना क्षेत्र में है और यहां मरीजों की संख्या 203 हो गई है। इसी तरह शास्त्री नगर में थाना क्षेत्र में 140, फुलवारी शरीफ में 110 और पाटलिपुत्र में कुल 99 एक्टिव मरीज हैं और अनुमंडल क्षेत्र के हिसाब से पटना सदर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित के मरीज हैं। बीते दिन कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में फैसला लिया गया कि शाम 7 बजे के बाद कोई भी दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके साथ ही शिक्षण संस्थान भी लगातार बंद रहेंगे जिसका पटना में, पूरे बिहार में छात्र और शिक्षक संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ ही टीका उत्सव भी मनाया जाएगा 11 से 14 अप्रैल के बीच, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर बिहार में जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर भी चेकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर पूरा जोर दिया जाएगा। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोनलाइन पर मौजूद हैं।
गौतम, जानना चाहेंगे, पटना में शुक्रवार को 661 कोरोना के मरीज आए हैं। कोरोना विस्फोट एक बार फिर से बिहार में देखने को मिला है, लेकिन बिहार सरकार लगातार सतर्क नजर आ रही है। कल सीएम ने बैठक की, कई निर्देश दिए। फिलहाल स्थिति क्या है कोरोना की? जी गौतम, आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क साधने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। तो पटना में कोरोना के एक्टिव केस फिलहाल 261 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। राजधानी के अस्पतालों में 11 मरीजों की मौत भी हो गई है। लगातार नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। कोरोना को लेकर सीएम लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और इसी दौर में कल जो बैठक हुई उसमें कई निर्देश दिए गए ताकि कोरोना की इस चेन को ब्रेक किया जा सके। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा की गई और इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव के अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी मौजूद रहे। और आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो फोन लाइन पर कुमार गौतम हमारे संवाददाता मौजूद हैं। तो आपसे फिर से जानना चाहेंगे एक बार कि पटना में शुक्रवार को 661 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। लगातार सीएम नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी दौर में कल उन्होंने बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। फिलहाल बिहार में क्या ताजा आंकड़ा है कोरोना का? फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो पटना में शुक्रवार को 661 कोरोना के मरीज मिले हैं। आपको जानकारी दे दें कि लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार उचित कदम उठा रही है और केंद्र सरकार भी लगातार उचित कदम उठाते हुए बैठकें कर रही है। इसी दौर में कल भी एक बैठक हुई जिसमें जरूरी दिशा निर्देश बिहार के लिए दिए गए, जिसमें शाम 7 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। और इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर लगातार जोर दिया जाएगा। इसी के साथ 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत बिहार में वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। और बिहार सीएम ने कहा है कि हमारा पूरा जोर है, जो पूरा ध्यान है वो बिहार से आने वाले लोगों पर है, जो बिहार से काम के लिए दूसरे राज्यों से वापस फिर बिहार में आ रहे हैं। उनकी टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर जांच की मुहैया करवाई जाएगी। इसके बाद जो भी लोग पॉजिटिव मिलेंगे उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा, जहां उनका इलाज चलेगा ताकि कोरोना की इस बढ़ती संक्रमण की चेन को ब्रेक किया जा सके। एक बार फिर से कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद। जी गौतम, जानना चाहेंगे, नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार और 661 नए मामले पटना में फिर से मिले हैं। और यहां यह भी महत्वपूर्ण चीज है कि लगातार सीएम दिशा निर्देश दे रहे हैं। कल भी एक अहम बैठक की जिसमें निर्देश दिए गए। फिलहाल क्या कुछ आंकड़ा है बिहार में कोरोना का? देखिए, कोरोना का आंकड़ा जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, तो आप देखिए कि कल 1911 यानी कि 1911 आंकड़े थे 24 घंटे पहले, और फिर वो आंकड़े किस तरीके से तेजी से बढ़ गए। और उसके बाद जो रफ्तार है वो इतनी तेजी से हो गया मानो कि वो कोरोना पार्ट 1 यानी जो पहले जो कोरोना का कहर था उस रफ्तार से भी तेज है ये। तो कहीं ना कहीं अब बिहार के लिए सोचना होगा, क्योंकि बिहार जिस रफ्तार से कोरोना के कहर को देख रहा है, शायद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ साथ अब तमाम चीजें अब बिल्कुल सुनियोजित तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से सरकार अब आगे प्रयास कर रही है कि किस तरह से इस रफ्तार को तोड़ा जाए, संक्रमण को तोड़ा जाए। क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो बिल्कुल बेपरवाह हैं। अभी भी उन्हें इस बात की इल्म नहीं है, इस बात की समझ नहीं है कि कोरोना कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक जो डर है, कोरोना पार्ट 1 के दौरान जो डर था, जनता कर्फ्यू या जो पहली बार जो लोगों को लगा था, जो विश्वास, वो बढ़ाना होगा। क्योंकि यहाँ पर ना तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्ती देखी जा रही है, ना ही आम लोगों के अंदर इस बात को लेकर के डर है कि कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है। तो बहुत खतरनाक स्थिति है बिहार की, और सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे इन चीजों को। तो सरकार लगातार गाइडलाइन कर रही। कल भी महत्वपूर्ण
प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि यूं कहें कि पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना पे इतनी बातें की। तो ये जो समस्या है, इस चीज को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, जिला प्रशासन समझ रहा है, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि अब इसको कैसे रोका जाए, इस संक्रमण को कैसे रोका जाए, इस चेन को कैसे ब्रेक किया जाए। इसलिए इस संक्रमण को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लॉकडाउन, या फिर आप हर इंसान को मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है। तो इसके बगैर कल्पना नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री चाहे जितनी बार बोल रहे, लेकिन अब जो भीड़ है, मंडियों में जो भीड़ है, दुकानों के अंदर जो भीड़ है, पहले जिस तरह से आपको याद होगा कि जो घेरा लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता था, घर पूरे परिवार में से एक लोग घर से बाहर निकलते थे, वो सामान लेने जाते थे। लेकिन अभी ना तो बच्चों, परिवार के अंदर ना तो बच्चों को ये बताया जा रहा है, ना बुजुर्गों को ये समझाया जा रहा है, और बेपरवाह होकर लोग निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है बिहार की, और यही कारण है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनके साथ साथ जो यहाँ जो रह रहे हैं, वो संक्रमित हो रहे हैं। कल तो कई ऐसे केसेस पीएमसीएच में देखने को मिले जो जिनकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, और वो कोरोना के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। खास करके जो महिलाएं हैं या बुजुर्ग जो लोग हैं, उनके अंदर संक्रमण का पॉजिटिव होना ये बताता है कि अब बिहार को चिंता करनी होगी। बिहार की जो स्थिति है वो खतरनाक स्थिति में बिहार चला गया है, और ऐसी सिचुएशन में सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कल वैक्सीन के टीके आए हैं। मतलब जहाँ पे आपको याद होगा कि जो वैक्सीन थी वो वैक्सीन खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से अलग अलग अस्पतालों में लोगों को लौटना पड़ा था। लेकिन कल वैक्सीन के टीके आए हैं पुणे के रिसर्च सेंटर से, और आज से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, जब तक आम लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो नहीं, जो खौफ है कोरोना को लेकर के वो नहीं आएगा, तब तक बहुत मुश्किल है। जी गौतम, यहाँ पर सरकार और जनता के बीच एक भरोसा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार ये आश्वासन दे रही है, लोगों से अपील कर रही है कि वो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें और दिशा निर्देश दे रही है, तो वहीं जनता को भी सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार के फैसलों का विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षण संस्थान है वो बंद रहेंगे, तो लगातार छात्र और जो शिक्षक हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस कोरोना की चेन पर ब्रेक लगाना है, तो कहीं ना कहीं जनता और जो सरकार है उनके बीच भरोसा कायम करना बहुत जरूरी है। वहीं लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब चुनाव के लिए आप चुनावी जनसभाएं करते हैं तो क्या वहां कोरोना नहीं होता, लेकिन जब आम लोगों की बात आती है तो इस तरीके के कर्फ्यू लगा दिए जाते हैं और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता और सरकार के बीच में भरोसा होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण और अहम सवाल पूछे हैं, और इस चीज को लेकर के जो जनता है, जनता के अंदर यही बात को लेकर, इसी बात को लेकर नाराजगी है। जनता इस चीज को लेकर नाराज है कि बिहार के अंदर जब चुनाव कराने थे, जिस वक्त कोरोना का पीक था, उस वक्त चुनाव कराना क्या इतना महत्वपूर्ण था। दूसरी बात, चुनाव के बाद जो परिणाम आया, उस परिणाम के अंदर भी भीड़ थी। उस वक्त प्रशासन या सरकार ने शक्ति क्यों नहीं दिखाई। तीसरी बात, जब जिस मंच से नेताजी भाषण दे रहे थे, उस मंच में लाखों लोगों की भीड़ थी, तो वो भीड़ आखिर कैसे पहुंची, ये हर एक आदमी जानना चाहता है कि क्या चुनाव के वक्त कोरोना नहीं रहता, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है कोरोना आ जाता है। और कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को होती है जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जैसे जो टीचर है या जो स्कूल है या जो प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, वो 1 साल का दर्द झेल चुके हैं, वो 1 साल से बैठे हुए किराया दे रहे हैं। बिल्कुल। और उनके यहाँ बच्चे नहीं आ रहे। अब वो अगर पढ़ाएंगे, और एक आप देखिए कि मुख्यमंत्री या जितने भी नेता हैं वो मिलन समारोह करते हैं, हजारों की भीड़ जुटती है। बिल्कुल। तो वो मिलन समारोह, या अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा से ने जब जदयू से विलय किया, तो 1000 की कैपेसिटी की जगह 10,000 के लोग वहां पे मौजूद थे। वहां पर तो नेताओं को लेकर के, नेताओं के अंदर जो कोरोना की स्थिति है उसको लेकर नाराजगी है लोगों में। और यही कारण है कि जनता अब उन पत्रकारों से, और जो लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं, अगर वो कहते हैं कि भाई आप मास्क क्यों नहीं पहनते, तो उनको समझाते हैं, कहते हैं आप हमसे पूछ रहे हैं, उन नेताओं से पूछिए जिन्होंने चुनाव कराया, जिन्होंने जनसभाएं की,
तो जब उनके लिए नहीं है तो हमारे लिए भी नहीं। तो ये इस बात को लेकर नाराजगी भी है और इस बात को लेकर के गुस्सा भी है। तो ये बिहार के लोग हैं, जानते हैं कि जब पॉलिटिक्स करनी होती है, राजनीति करनी होती है, लेकिन वीआईपी न्यूज अपील करता है कि आप इन चीजों से बेपरवाह रहे ना रहे, लेकिन अपने आप को स्वस्थ जरूर रखें और मास्क जरूर लगा के चले, क्योंकि आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा, आपकी स्वास्थ्य की चिंता अगर आपको नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार को संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जो 1 से 11 होते देर नहीं लगती। जी गौतम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कई अहम सवाल सरकार पर भी खड़े होते हैं कि आखिर चुनावी जनसभाओं के दौरान कोरोना नहीं दिखता और जनता के लिए इस तरीके का कर्फ्यू लगाकर कोरोना का डर दिखाया जाता है। तो वहीं मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी उपचुनावी महासमर में सीएम सोरेन ने भी हाजिरी लगाई है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम हेमंत सोरेन खुद मधुपुर पहुंचे और जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में यहां उन्होंने प्रचार किया। इस मौके पर महागठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो मधुपुर उपचुनावी महासंग्राम को लेकर सभी राजनीतिक दल यहां एक्शन मोड में है और लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। विधायक नहीं खरीदते कर सकते हैं तो सांसद खरीदने का काम करते और इन प्रकार राज्य और केंद्र की गद्दी में बैठे रहने का प्रयास करते। लेकिन 2019 में झारखंड की जनता ने ऐसे मुंहतोड़ जवाब लोगों को दिया है कि आज 19 सालों में सबसे मजबूत सरकार इस राज्य में खड़ी है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता शुभम कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जानना चाहेंगे, मधुपुर उपचुनाव लगातार सरगर्मियों में बना हुआ है और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन खुद चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए हैं, तो क्या कुछ समीकरण फिलहाल वहां बन रहा है? बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से मधुपुर चुनाव की बात कही आपने, तो मधुपुर में जो उपचुनाव है उसमें कह सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपने प्रत्याशी को कह सकते हैं भरोसा और कह सकते हैं जीत का भरोसा दिलाने के लिए मधुपुर उपचुनाव में कूद पड़े हैं। और जिस तरीका से मधुपुर में एक कह सकते हैं मारगोड़ा में वो कह सकते चुनावी जो संबोधित कर रहे थे, जो सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रही है और इस बार भी 2 उपचुनाव जो झारखंड में हुए थे और तीसरा जो उपचुनाव है इसमें हम ही जीतेंगे और ये हमारे लिए हैट्रिक चांस होगा। तो कह सकते हैं पूरी तरीका से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अपनी जीत को लेकर के और एक भरोसा अपने प्रत्याशी हफीजुल अंसारी को जरूर दिला दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का ये सफर रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर में ही चुनाव प्रसार करेंगे। देखने वाली बात है राखी, जिस तरीका से लगातार मधुपुर उपचुनाव की अगर हम बात करें तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपने होड़ में लगी है और जीतने के लगातार तमाम कयास लगाया जा रहा है कि हम जीतेंगे। लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस का दौर जरूर देखने को मिला गठबंधन की सरकार की ओर से। और अगर लोगों की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ऐसे तमाम दिग्गज नेता मंत्रीगण मौजूद थे। और चुनाव प्रसार जो मारागोड़ा में किया गया, कह सकते हैं सबसे बड़ा चुनाव प्रसार अभी तक देखने को मिला है। जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अभिभाषण में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मधुपुर की जनता तक अपनी बातों को रखा है। जी शुभम, वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी इस चुनाव प्रचार में कहीं पीछे नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने भी जनसभाएं की और लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए ने चिरुडीह कांड को उठाया और उन्होंने कहा कि लोगों से आवाज छीनने का काम कर रही है और सरकार चुप बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं बयानबाजी भी तेज होती दिखाई दे रही है।
बिल्कुल राखी, देखिए जिस दिन से मधुपुर उपचुनाव के तारीख नजदीक आने शुरू हुए हैं उसके बाद से राजनीतिक माहौल की बात करें तो हलचल बखूबी देखने को मिल रही है। और तमाम राजनीतिक पार्टी, अगर गठबंधन की सरकार की बात करें और एक तरफ विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और आजसू की बात करें तो जिस तरीका से तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकने में लगी और भारतीय जनता पार्टी भी यह दावे कर रही है कि इस बार का जो मधुपुर में जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा मधुपुर में लहराता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अब यह देखने वाली बात है कि मधुपुर की जनता किसे अपना समर्थन देती है, मधुपुर की जनता किसे अपना मत देकर आगे प्रतिनिधित्व करते देखना चाहती है। सवाल यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टी दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीका से मधुपुर की जनता पे यह सब कुछ निर्भर करता है कि मधुपुर की जनता किसे अपना मुखिया इस वक्त देखना चाहती है। और क्योंकि मधुपुर में जो 17 अप्रैल को चुनाव है और 2 मई को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सरकार किसके बनी। और 17 अप्रैल को सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीका से मधुपुर का जो उपचुनाव है तमाम राजनीतिक पार्टी और अपने स्टार प्रचारक को उतार दिया। और ये खबर ये भी आ रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से चुनाव प्रसार करने के लिए मधुपुर पहुंचने वाले हैं। जी शुभम, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि झारखंड में आदिवासी वोट बैंक है जो वो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सरहुल को लेकर लगातार सीएम सोरेन जो है वो निशाने पर हैं और आदिवासियों का कहना है कि खुद आदिवासी होते हुए भी सीएम सोरेन उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। तो क्या ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि इस वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीका से अगर सरहुल की बात करें तो सरहुल से बिल्कुल सटा रामनवमी भी है। दोनों ही त्योहार को एक कह सकते हैं बड़ा महत्व है झारखंड में और पूरे देश में। और उसकी खनक कहीं ना कहीं मधुपुर उपचुनाव में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीका से आदिवासी संगठनों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन के स्वर उठ रहे थे कि हमें पर्व को मनाने नहीं दिया जा रहा, जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जा रही है, प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन अभी देखना होगा राखी, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से निर्णय लिया गया है कि इस बार सरहुल और रामनवमी के जुलूस को नहीं निकाला जाएगा। आक्रोश तो बखूबी देखने को मिल रहा है। आदिवासी वोट बैंक की बात कही तो चुनाव अपने जगह, त्योहार अपनी जगह। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन चीजों को कैसे टैकल करते हैं और कैसे इन परिस्थितियों पर सामना करते हैं। लेकिन जिस तरीका से मुख्यमंत्री अस्वस्थ है अपनी जीत को लेकर के और कह सकते हैं एक जीत का परचम उन्होंने मधुपुर के इस चुनावी सभा में लहरा दिया और ये दावे कर दिए हैं कि जो भी बाहर से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर उनका निशाना था, जो भी बाहर से कह सकते हैं पूंजीपति इस वक्त मधुपुर में बैठे हैं उन्हें भगाना हमारा काम है और मधुपुर की जनता हेमंत सोरेन के साथ है, ऐसा मुख्यमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज नेता मंत्री, खुद भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं और गंगा नारायण सिंह को अपने प्रत्याशी को जितवाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के उन तमाम विफलताओं को गिनवाने का प्रयास कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादे किए थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में और वर्षगांठ में जो उन्होंने वादे किए थे राज्य की जनता से कि रोजगार देंगे, पलायन की स्थिति को रोकेंगे, तमाम ऐसी चीज है। लेकिन अब यह देखना होगा कि आखिर तमाम जो वादे हैं वो धरातल पर कब तक नजर आते हैं और मधुपुर की जनता इस बार बिल्कुल सोच समझ कर ही वोट देगी। जी शुभम, आपने कोरोना की बात की तो यहाँ ये भी ध्यान दे दे कि जिस तरीके से झारखंड के सीएम कहते हैं कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है मंच पर, जिस तरीके की जनसभाएं की जा रही है, तो क्या उस वक्त सीएम को वहां पर कोरोना नहीं दिखता, लेकिन वैक्सीन की कमी को लेकर और लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर सरकार पर, जो सत्ताधारी सरकार है बीजेपी केंद्र सरकार है, उस पर निशाना साधते सीएम सोरेन नजर आते हैं? बिल्कुल राखी, आपको याद होगा कल हमने अपने शो पे जब सवाल सीधा कर दिया था उनके प्रवक्ता से मनोज पांडे से, साफ तौर पे मैंने पूछा था कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जो मधुपुर उपचुनाव के जब पंचायत को कह सकते हैं कि सभा को संबोधित कर रहे थे तब कोरोना की गाइडलाइन कहां थी, क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो मास्क पहना है लेकिन उनके जितने भी समर्थक थे, मधुपुर की जनता थी, एक भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग के संपूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई गई थी और उसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। लेकिन इसका भली भांति हेमंत सोरेन के कार्यकर्ताओं के द्वारा कटाक्ष भी किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं तब भी भीड़ उमड़ती है, तब भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है। तो ये देखिए कोरोना को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बखूबी बरकरार है, लेकिन अब राज्य के जनता को समझना पड़ेगा और कोरोना को हल्के में नहीं आंकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीका से आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो दूसरा स्ट्रेन की लहर है वो अपने चरम सीमा पर है और कह सकते हैं वो दिन दूर नहीं कि 2020 जैसी स्थिति एक बार फिर से झारखंड और पूरे देश में देखने को मिल सकती है। अब कह सकते हैं इस पर राजनीतिक तो कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब राज्य की जनता को जागरूक होना चाहिए और सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए कड़े कदम उठाने की भी जरूरत है। जी
शुभम, तेजस्वी यादव की बात करें तो जल्द ही मधुपुर पहुंच सकते हैं, ऐसी खबर आपने दी है। तो क्या तेजस्वी यादव जब हेमंत सोरेन के पक्ष में यहां प्रचार करेंगे तो क्या वोट पर असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि पकड़ मजबूत होगी जेएमएम की तेजस्वी यादव के आने से? बिल्कुल, देखिए तमाम स्टार प्रचारक के रूप में सूची जारी कर दी गई है और मधुपुर उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी में होड़ तो मचा हुआ। और जिस तरीका से तेजस्वी यादव आने की जो खबर है वो अगर वो आते हैं तो जाहिर सी बात है अपने प्रत्याशी हाफिजुल अंसारी के जितवाने का वो लगातार प्रयास करेंगे। और एक कह सकते हैं बड़ा जुड़ाव है तेजस्वी यादव का, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक लोकप्रिय नेता थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव। तो कह सकते हैं एक यूथ का वोट बैंक पे जरूर असर पड़ेगा। और जिस तरीका से खुद एक यूथ है तेजस्वी यादव, वो आ रहे हैं और उस सभा में क्या संबोधित करते हैं और क्या जनता पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे तमाम सवाल है। लेकिन इस वक्त बात गौर करने वाली है, मधुपुर का उपचुनाव 17 अप्रैल को है और तमाम राजनीतिक पार्टी अपने होड़ में लगी है कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। जीत के दावे तो बरकरार है, लेकिन अब यह देखना होगा कि राज्य की जनता, मधुपुर की जनता अब किसे अपना मत देकर आगे इस चुनाव में लाती है। अब यह सब 17 अप्रैल को ही क्लियर हो पाएगा। जी तमाम जानकारी के लिए शुभम आपका शुक्रिया। तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर महासंग्राम लगातार जारी है और कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर भी जारी है, जहां एक तरफ सीएम सोरेन जनसभाएं कर रहे हैं तो बीजेपी भी पलटवार करती हुई लगातार जनसभाएं कर रही है और जनता को संबोधित करते हुए लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है। लेकिन यहां एक अहम सवाल ये भी उठ के आता है कि सरकार तमाम गाइडलाइंस बना रही है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना पर चुनाव का बिल्कुल भी असर नहीं देखा जा रहा। लगातार चुनावी जनसभाएं की जा रही है। सीएम सोरेन तो खुद मास्क लगाए नजर आते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग के यह नजर आते हैं। तो ऐसे में लगता है कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां कोरोना छुट्टी पर है। इस तरीके की तस्वीरों से तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो लगातार मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। लगातार बयान और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, जहां एक तरफ सीएम सोरेन लगातार जनसभाएं कर रहे हैं तो बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं हट रही है, वो भी लगातार जनसभाएं कर रही है। और चिरुडी कांड को लेकर सरकार पर बड़ा सवाल बीजेपी ने दागा और उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत लोगों से घरों को छीना गया है। एक तरीके से जहां देखा जाए जेएमएम लगातार सरकार पर सवाल खड़े करती है तो वहां बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं हट रही है। और जहां सोरेन ने कहा कि महागठबंधन की सरकार फिर से जीतेगी और इस उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज कराएगी, तो वहीं बीजेपी ने भी यह दावा किया है कि जीत इस बार बीजेपी की होगी और मधुपुर उपचुनाव में इस बार फूल खिलेगा। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।